हेलो स्टूडेंट्स, सादर प्रणाम। अब हम इस चैप्टर को 3.3 पार्ट से कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा पहला पैरा हमारा क्या रहेगा, टिपिकल रहेगा। 1848 को किनकी रिवॉल्यूशंस का समय माना जाता है? लिबरल्स की। तो ध्यान से समझना, इस समय दो तरह की रिवॉल्यूशंस चल रही थी। फर्स्ट तरह की रिवॉल्यूशन कौन लोग चला रहे थे? जो पुअर थे, अनएम्प्लॉयड थे और जो भूखे मर रहे थे, मीन्स स्टारविंग। लेकिन साथ में इस समय यूरोपियन कंट्रीज में एक और रिवॉल्यूशन चल रही थी, जिसको कौन चला रही थी? एजुकेटेड मिडिल क्लास। अब खुद ही सोच कर देखें, जो गरीब होंगे, बेरोजगार होंगे और भूखे होंगे, वो ज्यादातर रोटी कपड़ा मकान के लिए क्या चला रहे होंगे? रिवॉल्यूशन। लेकिन जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थी, वो पढ़ी लिखी क्लास थी, उनका थोड़े से एम्स क्या रहे होंगे? डिफरेंट। सभी को इंस्पिरेशन फ्रांस से मिला था। वहां पर लोगों ने किसको हटा दिया था? अपने मोनार्क को हटा दिया था। और फ्रांस को किसमें चेंज किया था? एक रिपब्लिक में। सभी को क्या मिला था? राइट टू वोट मिला। तो पूरे के पूरे यूरोप में अब तक जहां पर इंडिपेंडेंट नेशंस या इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स नहीं बने, जैसे उस समय जर्मनी था, इटली था, पोलैंड था, ऑस्ट्रिया हंगरी था, जितने भी मैन और वुमेन थे लिबरल मिडिल क्लास के, उन्होंने अपनी डिमांड क्या रख दी कि हमें भी क्या चाहिए? एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। तो पहली डिमांड आप याद रखेंगे, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे। वो भी यूनिफिकेशन चाहते थे, नेशन स्टेट्स की डिमांड कर रहे थे। तो अगर मेन बात आपसे पूछी जाए तो इनकी डिमांड क्या थी? जो रिवोल्यूशन कैरी कर रहे थे मिडिल क्लास, इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था, इन्हें फ्रीडम ऑफ द प्रेस चाहिए थी और फ्रीडम ऑफ द एसोसिएशन। या 1 मार्क्स के लिए भी याद कर सकते हैं कि सबसे बड़ी डिमांड क्या रही इस मिडिल क्लास की? एक कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड द फ्रीडम ऑफ द एसोसिएशन रही इनकी डिमांड। अब हम पूरा केस किसका स्टडी करेंगे? नाउ वी विल स्टडी द केस ऑफ जर्मनी। ये आपको अच्छा लगेगा जिस तरीके से हम इसको समझेंगे। तो ये पूरा केस किसको बिलोंग करेगा? इट विल बिलोंग टू जर्मनी। और अब इंस्पिरेशन फ्रांस से आई थी। जितनी भी अब जर्मन रीजन्स थी, उसमें क्या बनती जा रही थी? पॉलिटिकल एसोसिएशंस। अब देखिए, सेम बात जो फर्स्ट पैरा में पढ़ी, उसमें मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स थे, बिजनेसमैन थे, प्रोस्परस आर्टिजन्स थे, मीन्स जो खुशहाल थे। अब फर्स्ट पॉइंट इसी को बना दीजिएगा। ये सब लोग कहाँ पर इकट्ठा हो गए? दे गैदर्ड इन फ्रैंकफर्ट। और उन्होंने क्या बनाने की कोशिश की? ऑल नेशन जर्मन असेंबली। अब इन्होंने कितने डेलीगेट्स को, या दूसरा पॉइंट बनाएंगे, इन्होंने कितने डेलीगेट्स को सेलेक्ट किया? 831 डेलीगेट्स को। और एक जुलूस निकाला और अपनी जगह लेने कहाँ पर पहुंच गए? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में। जो पार्लियामेंट कहाँ पर चलती थी? इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल। 1 मार्क्स में याद कीजिएगा उसका नाम चर्च का। अब इनकी डिमांड क्या थी? इन लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था और ये चाहते थे कि मोनार्क तो रहे, बट ही वुड बी सब्जेक्टेड टू अ पार्लियामेंट। अब इन्होंने अपनी जो लीडरशिप थी वो किसको देने की कोशिश की? किंग ऑफ प्रूशिया फ्रेडरिक विलियम्स को। लेकिन उसने रिजेक्ट कर दिया और बाकी सभी मोनार्क्स के साथ चला गया। बीइंग ए मोनार्क, ही कुड नॉट गो अगेंस्ट द अदर मोनार्क। अब ये सब कहां पर पहुंचे? अपनी डिमांड्स रखने पहुंचे। लेकिन उसी समय पर अपोजिशन ज्यादा स्ट्रांग था, मिलिट्री भी ताकतवर थी, पार्लियामेंट के बेसिस इरोड होते रहे। पार्लियामेंट में मिडिल क्लास थी जिनका नंबर कम होता है। ना उन्होंने किसके डिमांड्स को रखा? वर्कर्स और आर्टिजन्स। ना उनके पास उनका साथ था। और लास्ट स्टेप में हुआ क्या? धीरे धीरे उनका सपोर्ट खत्म हो गया और असेंबली को क्या कर दिया गया? तबाह कर दिया गया। एक बार शॉर्ट में दोबारा समझिए कि एग्जैक्टली हुआ क्या। सबसे पहले देखो, अगर हमें सस्ते तरीके से याद करना है, आसान तरीके से मतलब, तो सारे के सारे मिडिल क्लास के लोगों को कहाँ पर गैदर करा दो? फ्रैंकफर्ट में। क्या बनाओ? ऑल नेशन जर्मन असेंबली। फिर वो क्या बनाएंगे? कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। राजा के पास पहुंचे अपनी डिमांड रखने। लीडरशिप किसको देने की कोशिश की? फ्रेडरिक विलियम्स को। लेकिन उसने मना कर दिया। सारा का सारा अपोजिशन ताकतवर हो गया था। दूसरे राजा भी राजा को सपोर्ट कर रहे थे।
इसके और ऊपर से उनके पास किसका सपोर्ट नहीं था, वर्कर्स एंड द आर्टिजन। धीरे धीरे उनकी असेंबली का सपोर्ट खत्म हुआ एंड अल्टीमेटली द असेंबली वाज डिस्ट्रॉयड। अब ये हमारा कौन सा पार्ट आ जाएगा, इट विल बी द पार्ट ऑफ द वुमेन। ये पूरा पार्ट किसको डिवोट कर दिया जाएगा, वुमेन को। अब जब भी बात आती है वुमेन को पॉलिटिकल राइट्स देने की, उसमें हमारे देश में क्या, हर देश में क्या स्टार्ट हो जाती है, कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है। इसको आप फर्स्ट पॉइंट बना देना। लेकिन वुमेन ने हर चीज में हिस्सा लिया था एक्टिवली ओवर द इयर्स, सभी सब चीजों में लिया। वुमेन ने क्या क्या बनाई, अपनी पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाई, न्यूज़पेपर्स निकाले, पॉलिटिकल मीटिंग्स की और डेमोन्स्ट्रेशंस भी दिखाए वुमेन ने। लेकिन जब बात आती है अधिकार देने की, तो इसको फोर्थ पॉइंट बना देंगे। तो एक सबसे छोटा अधिकार अगर आपको पता हो, ये हमारी पार्लियामेंट है जो कहाँ पर चल रही थी, इन दी चर्च ऑफ सेंट पॉल। लेकिन जब बात आई वुमेन को अधिकार देने की, तो एक सफरेज जैसा छोटा अधिकार भी किसको नहीं दिया गया, वुमेन को। और फिफ्थ पॉइंट इसको बनाना, जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट चल रही थी चर्च ऑफ सेंट पॉल में, वुमेन को किसमें एडमिट कर दिया गया, उस पार्लियामेंट में एज ऑब्जर्वर्स। वो कुछ कर नहीं सकती थी और उन्हें कहाँ पर खड़ा कर दिया गया, इन द विजिटर्स गैलरी। तो ये पूरा किसका पार्टिसिपेशन आएगा हमारे पास, वुमेन का। अब ये थोड़ा सा हमारा क्या रहेगा, A95 टाइप पैरा रहेगा, टिपिकल पैरास को मैं बोलता हूँ। इसमें क्वेश्चन क्या बनता है कि इन सभी रिवॉल्यूशन से हमारा कंक्लूजन निकला क्या एग्जैक्टली। कंक्लूजन पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या। जो कंजर्वेटिव्स थे वो किसको कुचल रहे थे, लिबरल्स को। यानी पुरानी सोच वालों ने किसको कुचला, नई सोच वालों को। लेकिन वो किसको मेंटेन नहीं कर पाए, ओल्ड ऑर्डर को। ओल्ड ऑर्डर क्या कहता था कि जो किंग है वो किसके इक्विवेलेंट है, गॉड के। लोगों के पास पावर नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब पहली बार ऐसा हो रहा था कि लोगों की सोच बदल रही थी। अब मोनार्क्स को भी क्या लग रहा था, लगातार ये जो साइकिल रिवॉल्यूशन की हो रही है, हम रिप्रेशन कर रहे हैं, मींस कुचल रहे हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम कुछ कंसेशंस यानी छूट किसको दें, लिबरल नेशनलिस्ट को दें। और पहली बार जो मोनार्क्स थे, इसको आप क्या बना दीजिएगा, अपना फर्स्ट पॉइंट बनाइएगा, इसको बनाइएगा सेकंड पॉइंट। और पहली बार जो मोनार्क्स थे, चाहे वो सेंट्रल में थे, ईस्टर्न यूरोप में, उन्होंने क्या किए, कुछ चेंजेस किए जो पहले से ही कहाँ पर हो गए थे, वेस्टर्न यूरोप में। क्या क्या चेंज किया अगर आपको याद हो, उन्होंने इसको थर्ड और ये फोर्थ, उन्होंने क्या बदलाव किया, सर्वडम और बॉन्डेड लेबर को खत्म कर दिया। सर्वडम याद है, जमीन के साथ बिकने वाले गुलाम। बॉन्डेड लेबर बंधुआ मजदूरी होती है, कहाँ पर खत्म कर दी गई, हैब्सबर्ग डोमिनियन और रशिया में। और जो हैब्सबर्ग के रूलर थे उन्होंने ज्यादा ऑटोनॉमी मींस सेल्फ डिसीजन मेकिंग पावर किसको दे दी थी, हंगेरियंस को। तो पहली बार क्या हो रहे थे, जो हमारे किंग्स थे उसको कुछ कंसेशंस किसको देने पड़े, लोगों को देने पड़े। यानी पहली बार वो क्या कर रहे थे, लोगों के सामने थोड़ा सा झुके, वरना वो खुद को क्या मानते थे, दे कंसिडर्ड देमसेल्व्स द गॉड। चलिए अब हम पार्ट 4 पर पहुंच जाएंगे इस चैप्टर के। इसमें हम जर्मनी के बारे में पढ़ेंगे, यूनिफिकेशन इटली का पढ़ेंगे, और एक हमारे पास ब्रिटेन का भी क्या आएगा, यूनिफिकेशन आएगा, कैसे वो एक देश बने। इस वाले पैराग्राफ में तो आप 1 मार्क्स याद रखेंगे कि 1848 के बाद जो नेशनलिज्म यूरोप में चल रहा था वो किसके साथ जोड़कर देखा जाने लगा, डेमोक्रेसी एंड द रिवॉल्यूशंस। हर जगह नेशनलिस्ट सेंटीमेंट बह रहे थे और वो क्या चाह रहे थे, कंजर्वेटिव इस समय क्या चाहते थे, दे वांटेड द डोमिनेशन ओवर यूरोप। यानी किस में लड़ाई चल रही थी इस समय, कुछ कंजर्वेटिव्स थे और कुछ लिबरल्स थे, मिडिल क्लास के लोग थे। ये हमें कहाँ पर दिखाई देगा, हमें जर्मनी में भी दिखाई देगी ये चीज। तो अब हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। हम किसके यूनिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, वी विल स्टडी अबाउट द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। इसको मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करा पाऊंगा। जो नेशनलिस्ट, इसको फर्स्ट पॉइंट बनाते रहना, जो नेशनलिस्ट फीलिंग्स थी वो किसके अंदर आ रही थी, मिडिल क्लास में। और वो चाहते थे कि जर्मनी यूनाइट हो जाए।
एक नेशन स्टेट बने और उसमें भी क्या होनी चाहिए, एक इलेक्टेड पार्लियामेंट। यानी आप क्या लिख सकते हैं, एक तो मिडिल क्लास, एक लिबरल्स, वैसे तो ये सेम ही है हमारे पास, और एक हमारे रिवोल्यूशनरीज, वो चाहते थे कि यूनिफिकेशन होना चाहिए। लेकिन उनके विरोध में कौन आ गए थे, उनके विरोध में तीन ताकतें थी। एक तो मोनार्क्स उनके विरोध में थे, एक मिलिट्री उनके विरोध में थी, और मिलिट्री के पास बड़े बड़े लैंड ओनर्स का सपोर्ट था, जिन्हें वहां पर क्या बोला जाता है, जंकर्स बोला जाता था। अब इसकी जिम्मेदारी थर्ड पैरा में कौन लेंगे, हमारे थर्ड पॉइंट में सॉरी, कौन लेंगे, किंग ऑफ प्रूशिया लेंगे यूनिफिकेशन की जिम्मेदारी। और वो जिम्मेदारी किसको ट्रांसफर कर देंगे, ओटो बिस्मार्क को ट्रांसफर करेंगे। और इसे ही क्या माना जाता है, आर्किटेक्ट ऑफ दिस यूनिफिकेशन। ये मदद किसकी लेंगे, ही विल टुक द हेल्प ऑफ, इसी में ऐड कीजिएगा, प्रूशियन आर्मी एंड द ब्यूरोक्रेसी। देखो कुछ लोग अगेंस्ट, कुछ लोग फेवर में थे और कुछ लोग अगेंस्ट हैं। जिम्मेदारी किंग ऑफ प्रूशिया गिवन टू ओटो बिस्मार्क। ये किसकी मदद लेंगे, आर्मी, ब्यूरोक्रेसी सिविल सर्वेंट्स को बोलते हैं, जो उस समय जैसे हमारे डीएम वगैरह हो गए। अब ये क्या करेंगे भाई साहब, हमारे 3 साल लगा देंगे, मतलब 3 लड़ाइयाँ लड़ेंगे 7 साल में। एक ऑस्ट्रिया के साथ होगी, एक डेनमार्क और एक फ्रांस, और तीनों में ही कौन जीत जाएगा, प्रूशिया जीत जाएगा। और उसके बाद जनवरी की बात है, प्रूशियन किंग विलियम फर्स्ट को क्या बना दिया गया, वहां का एम्पेरर बना दिया गया। तो ये हमारा क्या थी, मेन बात थी फॉर द यूनिफिकेशन। लेकिन अब एक चीज और समझेंगे, देखिए यहाँ तक यूनिफिकेशन तो कंप्लीट हुआ, एक बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की गई 18 जनवरी में, जिसमें सब आए, सारे प्रिंसेस आए, सारे रिप्रेजेंटेटिव आए, सारे मिनिस्टर्स आए, और इवन जो आर्किटेक्ट था ओटो बिस्मार्क वो भी पहुंचा वहां पर। पार्टी कहाँ पर हो रही थी, आप साइड में भी देख सकते हैं, ये हॉल ऑफ मिरर है, और ये कौन से पैलेस में, वर्सेलीज में है। और किसको हेड बना दिया गया, किंग केसर विलियम्स को हेड बना दिया गया। मैं साथ में एक चीज और जोड़ूंगा बिस्मार्क के बारे में, इसको क्या बोला जाता था, ही वॉज कॉल्ड द मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन। ये खून खराबे वाली पॉलिसी में बिलीव करते थे। दूसरी बात, ये बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक इंसान थे। तीसरी बात, इन्हें क्या बोला जाता है, आर्किटेक्ट ऑफ द जर्मन यूनिफिकेशन। मतलब इन्होंने ये पूरा यूनिफिकेशन कंप्लीट करा है। और इन्होंने किसकी मदद ली, ये आप इसके शॉर्ट नोट में प्रिपेयर करें। इन्होंने किसकी मदद ली, आर्मी एंड द ब्यूरोक्रेसी की मदद ली, तो याद कर लेना। इसके बाद जो और डिटेल, ये हमारा क्या है, पहले ये हॉल ऑफ मिरर्स है, जो किसमें था, पैलेस ऑफ वर्सेल्स में। ये पेंटिंग बिस्मार्क के 70th बर्थडे पर उन्हें गिफ्ट की, किसने गिफ्ट करी थी, उसका नाम था एंटोन वॉन वर्नर। अब जो ये नई सरकार बनी, इसने किस किस चीज में बढ़िया चेंजेस कराए, करेंसी में, बैंकिंग, लीगल और जुडिशियल सिस्टम में, और ये सारे रोल मॉडल बने बाद में फॉर द होल ऑफ द जर्मनी। तो जो हमने पढ़ा ये क्या था, आपका यूनिफिकेशन था, आपको समझ आ गया होगा आई थिंक। इसके बाद जो हमारा अगला यूनिफिकेशन आएगा वो इटालियन यूनिफिकेशन आएगा। लेकिन उससे पहले हमें क्या पढ़नी पड़ेंगी, व्हाट वर द प्रॉब्लम्स इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ये मजेदार है, समझ आ जाएगा। पहला पॉइंट लिखिएगा, हिस्ट्री बहुत ज्यादा पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन की रही है इटली की, टूट फूट बहुत ज्यादा हुई थी। दूसरी बात, वहां पर डायनेस्टिक स्टेट्स थे और रूलर्स थे, और एक हैब्सबर्ग एम्पायर थी। तीसरी बात, इटली कितने स्टेट्स में डिवाइडेड था, 7 स्टेट में, और एक सर्डेनिया पिडमोंट नाम की जगह है जहां पर ओरिजिनल इटालियन प्रिंसली हाउस का रूल था। जैसे आप अगर दिल्ली में देखें तो 40% लोग दिल्ली के हैं, बाकी बाहर से आए हुए हैं। तो वहां पर भी बस एक ही इलाका था जहां पर ओरिजिनल इटालियन रूलर का रूल था। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए भी। नॉर्थ किसके कंट्रोल में था, ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग के। सेंटर किसके कंट्रोल में था, पोप के। और साउथ वाली रीजन किसके में थी, बर्बन्स की। अगर आपको याद हो, लुइस 16 वाली डायनेस्टी थी। फोर्थ पॉइंट, वो क्या करते थे, अलग अलग भाषाएं बोलते थे, और उनकी कोई भी क्या थी, कॉमन फॉर्म नहीं थी। और फिफ्थ इसको बना दीजिएगा, अलग अलग रीजन्स थी और उसमें भी बहुत सारे लोकल वेरिएशंस थे। तो बहुत बड़ी दिक्कत किस में आ रही थी,
इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। एक बार देखिए टुकड़ों में पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन था, अलग अलग डायनेस्टीज थी, टोटल 7 टुकड़े थे। ओरिजिनल सर्डिनिया पिडमोंट था, नॉर्थ किसके कब्जे में था, ऑस्ट्रियासबर्ग सेंटर पोप, और साउथ रीजन किसके कंट्रोल में थी, बर्बन्स के। अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, बहुत सारे वेरिएशंस थे। तो ऐसे में किस चीज का ये आप ओटो वन बिस्मार्क को भी देख सकते हैं कि कितना खतरनाक आदमी है, हंटर से रूल कर रहा है। अब यूनिफिकेशन होगा कैसे इटली का, इसके लिए अब जिम्मेदारी हम 4 लोगों को देंगे, वही 4 लोग जिनकी वजह से कई लोगों की जिंदगी तबाह होती है। 4 लोग क्या कहेंगे। सबसे पहला रोल हमारे पास किसका रहेगा, गजीपी मजीनी का। ये आप पुराने वाले ही लिखिएगा कि वो कहाँ पर पैदा हुए थे, जिनोआ में। उन्होंने कौन सी सोसाइटी ज्वाइन करी थी, कार्बोनरी। फिर उन्होंने 2 सोसाइटीज भी बनाई। बस एक मैं 1 मार्क्स में जोड़ना चाहूंगा, ये क्या माने जाते हैं, ही इज कॉल्ड टू बी द स्पिरिचुअल फोर्स ऑफ दिस होल रिवोल्यूशन। पूरी की पूरी रिवोल्यूशन का इन्होंने क्या किया, उसको यूनिफाई करने की कोशिश की। उन्होंने सीक्रेट सोसाइटी बनाई, आप पढ़ ही चुके हैं कि हम छोड़ देंगे। अब दूसरा रोल याद कीजिएगा, दूसरा रोल किसका लिखना है, आप ऐसे लिखिएगा, रोल ऑफ गजीपी मजीनी, रोल ऑफ विक्टर इमैनुअल। विक्टर इमैनुअल किसके राजा थे, जो वहाँ का ओरिजिनल इटालियन हाउस था, सर्डिनिया पिडमोंट का राजा था। तो इसने जिम्मेदारी ली, और ये किसके कोशिश कर रहा था, डबल डी की कोशिश में रहा। इसको आप डबल डी से याद कर सकते हैं। एक तो पहले डी का मतलब क्या रहेगा हमारे पास, डेवलपमेंट, वो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और दूसरे डी को डोमिनेंस से याद कीजिएगा। तो ये सेकंड पॉइंट बना दीजिए आप अपना। ठीक है, इसका रोल आएगा हमारे पास किंग विक्टर इमैनुअल का। ये डबल डी चाहता था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉलिटिकल डोमिनेंस चाहता था। ये हमारा सेकंड रोल रहेगा। अब थर्ड रोल हमारा देखिए किसका रहेगा। यहाँ पर हमारे पास एक और इंसान आएंगे जिनका नाम आपको याद करना है। उनके चीफ मिनिस्टर थे, उसका नाम था कैवियर। इनकी पहला पॉइंट, ना तो ये रिवोल्यूशनरी थे, ना पूरी तरह से खुद को डेमोक्रेट मानते थे। दूसरी बात, डिप्लोमेसी के पर्पस के लिए कौन सी भाषा बोलते थे, फ्रेंच। ये अलग से भी आपका हो सकता है शॉर्ट नोट। और इन्होंने बहुत ही ज़्यादा डिप्लोमेटिक तरीके से इन्होंने किसको डिफीट किया था, ऑस्ट्रियन फोर्सेस को 1859 में। तो आप ये सारा किसके बारे में याद रखेंगे, उन्हें टुकड़े कर दिए हैं। और चीफ मिनिस्टर कैवियर। अब चौथा इंसान आ जाएगा हमारे पास, उसका नाम क्या रहेगा, गजीपी गरीबल्दी। अब ये सबसे ताकतवर, ये क्या माना जाता है, वहाँ की फिजिकल फोर्स माना जाता है। और इसी बीच कौन आ गया वहां पर, गरीबल्दी। इसने साउथ इटली को हराया, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज को हराया, लोकल पीजेंट्स का सपोर्ट लिया, और किसको बाहर निकाल दिया, स्पेनियर्ड्स को भी बाहर निकाला। तो अब सब का सारा इटली जुड़ चुका था। और फाइनली विक्टर इमैनुअल को क्या बना दिया गया, ही वॉज मेड द किंग ऑफ द इटली। लेकिन वहां पर इलिटरेसी का, ये 1 मार्क्स में, इलिटरेसी का रेट काफी ज्यादा था। जब लोग बोलते थे लैटेलिया, तो लोगों को लगता था कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, विक्टर इमैनुअल की वाइफ के बारे में। तो ये 4 लोगों का रोल रहेगा। अगर आप देखें इस पिक्चर में भी, तो पहले हमारा इटली ऐसा था बिफोर यूनिफिकेशन, और आफ्टर द यूनिफिकेशन दिस इज द न्यू इटली। अब हमारे पास इट लास्ट में कौन सा आ जाएगा, इट इज द